स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट हम डेली आपको जीके जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा नाम के ही 10 प्रश्न है, कम से कम 50-60 जीके के प्रश्न कराए जाएंगे और आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो आपको बेटा डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये 7-8 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो हो सकती है और बेटा जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जीके का और कोई तरीका नहीं है। अगर आप बेटा एक दिन नहीं पढ़ोगे तो 10 दिन पीछे हो जाओगे। यूपीएससी पीसीएस लेवल की जीके जीएस है, जब आप बेटा खुद करोगे तो खुद देख लोगे और कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी एग्जाम में बेटा आई हुई है। फिलहाल यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, एसएससी, एमटीएस के बेटा ये 5-6 बड़े एग्जाम आने वाले हैं तो उनका मुख्य रूप से तैयारी कराई जा रही है। देखो बेटा पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बेटा पहला प्रश्न है, भूकंप से एक एस वेव या द्वितीय तरंग केवल यात्रा कर सकती है। तो बेटा आप वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं। तो बेटा जो एस वेव है, एस तरंग है बेटा कहाँ से यात्रा कर सकती है? केवल बेटा की ठोसों में होकर कर सकती है। ठीक है बेटा, जब भूकंप आता तो 3 प्रकार की तरंग निकलती हैं। एक बेटा पी होती है, एक एस होती है और एक एल होती है। बेटा जो पी तरंग है बेटा वो तीनों मतलब प्रत्येक जगह से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आपको इतना के बारे में पता होना चाहिए। और बेटा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक तरंगें होती है एल, लास्ट वाली होती है। और बेटा सबसे ज़्यादा गति होती है पहली वाली, यानी पी जो तरंग होती है उसकी सबसे ज़्यादा बेटा होती है। भूकंप से बेटा आपको 4 फैक्ट तो ये पता होना चाहिए। भूकंप के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के मापने वाले यंत्र को बेटा सीस्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिक्टर पैमाने से। ठीक है, तो बस इतना फैक्ट तो आपको जरूर पता होना चाहिए। बेटा देखो भारत में जीडीपी का कितना प्रतिशत जो हिस्सा है शिक्षा पर खर्च होता है? बेटा भारत में जीडीपी यानी घरेलू सकल उत्पाद का कितना होता है? बेटा आप इसे वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। तो कितना होता है बेटा? मात्र 3% शिक्षा पर खर्च होता है। बेटा थोड़ा जीडीपी के बारे में यानी भारतीय राष्ट्रीय आय के बारे में जान लेते हैं। देखो बेटा भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, सब सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का रहता है और सबसे कम बेटा किसका होता है? प्राथमिक क्षेत्र का। बेटा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आपको याद नहीं तो बेकार है पढ़ना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? बेटा की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, और इसकी स्थापना जो बेटा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में। बेटा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन? कृषि, पशुपालन, मछली और प्राकृतिक संसाधन। द्वितीय क्षेत्र में बेटा कच्चे माल का उपयोग, उद्योग क्षेत्र जितने होते हैं सब आते हैं। वाहन भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सक, पर्यटन और भी हैं बेटा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय है क्या? उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय आय का उत्पादन। राष्ट्रीय आय मापने की विधि है बेटा मूल्यांकन वर्धित आय व्यय विधि, ये विधि है। राष्ट्रीय आय निकालने की विधि के लिए बेटा क्या उपयोग किया जाता है? एनएनपी में से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया जाता है? इसमें कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर। इतना आपको पता होना चाहिए। दो बेटा तीव्र तकनीकी बदलावों में से पास होने वाली अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी है? तो बेटा कौन सी है? तो आप इसे याद कर लें। तो बेटा ये चक्र बेरोजगारी है। ठीक है, डी इसका ठीक हो जाएगा। थोड़ा अर्थव्यवस्था के बारे में बेटा थोड़े जान लेते हैं। 7-8 क्वेश्चन हमें बिल्कुल पता होने चाहिए अर्थव्यवस्था के प्रश्नों में। देखो बेटा कि याद करने का बहुत अच्छा तरीका, तब भी अर्थव्यवस्था का नाम आएगा तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चिप हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आय और अर्थव्यवस्था, ये बालक यहाँ बड़े कंफ्यूज। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपको सब पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पूछा हुआ प्रश्न यही है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? सृजनात्मक बेरोजगारी। बेटा देखो जो सृजनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है आप याद कर लो, बस एक ही बात याद कर लो, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है। ठीक है, देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? यहाँ के जो अभिप्राय है, एक सरकारी और निजी यानी सरकारी और प्राइवेट का अस्तित्व यानी सहयोग होना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है ना आयात होगा ना निर्यात होगा। बेटा देखो ये भी प्रच्छन्न बेरोजगारी, आप एक चीज रट लो, इसके तो कुछ उपनाम है, एक अल्प रोजगार भी है और बेटा श्रम रोजगार भी कहते हैं। जो
प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है अल्प रोजगार और स्वयं रोजगार। और बेटा मैं तो कहूँ एक बात याद कर लो, कभी प्रच्छन्न बेरोजगारी से कोई कैसा भी फैक्ट बने, आप कहीं आपको श्रमिक दिखाई दे तो आप इसे तो लगा दे। बहुत प्रश्न बनते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी से, सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे ही बनते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के, पर श्रमिक कहीं आएगा जरूर लिखा हुआ। विशाल श्रमिक शक्तियों के नियोजन करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, समझ गए, यानी जो होता है, जो बेटा श्रमिकों के लिए जो सीमांत बिल्कुल शून्य होता है। देखो बेटा, प्रशंत बेरोजगारी एक विशेषता है, जो प्रशंत बेरोजगारी इकाई की विशेषता के 4 विकल्प दे रखे हैं। तो आप पहले वीडियो को रोककर थोड़ा माइंड लगाओ, क्या हो सकता है। अरे एक बताओ, जब भी प्रश्न आवे तो हमें क्या चाहिए, मजदूरी या श्रमिक चाहिए। अब एक बताओ, मजदूरी तो बेटा कृषि है ना, कृषि। ये कितना जबरदस्त प्रश्न बनाया है कि यूपीएससी ने पूछा है। बेटा तैयारी कर रहे हो तो आपको इसके बारे में पता हो। मानव विकास सूचकांक कितने एग्जाम में आया कोई पता ना है, ठीक है। किस अर्थशास्त्री की देन है गेहे महमूल उल हक। यहाँ से क्वेश्चन भी ये बनता है बहुत, महमूल उल हक कौन है कि अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। और बेटा कि कहाँ के हैं कि पाकिस्तान के। जो HDI यानी मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, यहाँ एक स्वास्थ्य जरूर होना चाहिए, शिक्षा जरूर होनी चाहिए, जीवन स्तर होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी होना चाहिए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का होना जरूरी है, और संकर नामकरण, ठीक है। तो इतना जरूर होना चाहिए इसके बारे में। 4 नंबर, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो बेटा क्या बढ़ाता है, खदर, ये इसका ठीक हो जाएगा। बेटा 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसे कोई समझ नहीं सकता, भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ तो बेटा आप इसे कर सकते हो विदेशी ऋण को, जो कि गलत है। तो बेटा मछली पालन, देखो कितनी जबरदस्त है, भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है, मछली पालन, ठीक है, भारतीय संघ का नहीं है ये बेटा। ये भारतीय संघ मतलब समझ जाओ, भारतीय संघ का उदाहरण है ये बेटा। बाकी सब भारतीय संघ के हैं, बीमा से है, विदेशी ऋण, रिजर्विंग। बेटा ये मछली पालन है, ये मछली पालन बेटा राज्य संघ के अंतर्गत आता है, राज्य, ठीक है, बात समझ गए होंगे आप। मछली पालन राज्य सीमा के अंदर आता है। देखो बेटा, भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी में स्थित है, मतलब भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बेटा वो कौन सी है, तो बेटा वो है बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन द्वीप के नाम से, और बैरन द्वीप में ही बेटा स्थित है। आप याद कर लो, अगर कहा जाए विश्व की सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो बेटा आप लिखने को कर सकते हो किलामू, ठीक है। विश्व की सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है कि किलामू, आपको याद हो कि अमेरिका में और है। देखो कितना जबरदस्त 7वां प्रश्न, बायोकम सत्याग्रह एक आंदोलन था, कुछ भी मान सकते हो, उसे भारत के किस हिस्से में हुआ था। तो बेटा ये भारत के डी यानी केरल में हुआ था। और बेटा ये मंदिरों के लिए होता था, दलित लोगों को बेटा मंदिरों, केरल राज्य में बेटा दलित लोगों के लिए मतलब मंदिर में जाना बिल्कुल अनिवार्य नहीं था, ठीक है। थोड़ा और जान लेते हैं बेटा इसके बारे में, केरल के बारे में जान लेते हैं। बेटा जब तक स्टूडेंट लाइफ है बस प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है, कोई तरीका नहीं है याद करने का। राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है, बड़ा नगर बेटा इसका। आप कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको भाषा इसकी याद होनी चाहिए, मलयालम। लोकसभा की सीट ने एक बार डिस्कस करो कि 20 लोकसभा की, राज्यसभा की 9 है, विधानसभा की 140 है। अभी फिलहाल चुनाव भी हुआ। बेटा नृत्य इसका कथकली है, उत्तम थुलाल है, मोहिनीअट्टम है, ठीक है। इसके उपनाम चेर है, मालाबार है, चेरम है। लिंग अनुपात में बेटा 2011 की जनगणना के अनुसार प्रथम स्थान पर है, और साक्षरता में बेटा प्रथम स्थान पर है। मोपला आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कहाँ हुआ था कि दक्षिण भारत में, और कहाँ हुआ था केरल में। मन्नार पर्वत है, मन्नार पर्वत है केरल में, आप याद कर लेना। पेरियार झील, पेरियार से कोई कैसा फैक्ट बने, बेम्मास से कोई कैसा भी फैक्ट बने, जनजाति भी है, नगर भी है, झील भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये सब तुम्हारे कहाँ हैं, केरल में, याद कर लेना ने। पालाघाट दर्रा भी तुम्हारा केरल में। शांत घाटी या साइलेंट वैली, रट्टा मार याद होना चाहिए। पर्व बेटा 3 प्रश्न, एक भाषा मलयालम, शांत घाटी और पर्व हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। मसाले की रानी अब नहीं कहा जाता, इस क्वेश्चन को अब छोड़ दीजिए। अब पहले आंध्र प्रदेश था, इस साल बेटा मसालों में बेटा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर हो गया। ये बेटा हमने क्वेश्चन पढ़ा है, ये बायोकॉम सत्याग्रह
आंदोलन कब हुआ था? 1924 में। बेटा ये कहा था अस्पृश्यता यानी छुआछात और शिव के मंदिरों में प्रवेश करना अनिवार्य नहीं था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बायाकोम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल में। बेटा कि जब तक स्टूडेंट लाइफ है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कोई तरीका ना है, बस प्रैक्टिस करते रहो, नौकरी तो मिल जाएगी। देखो बेटा, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जबरदस्त, आपने तो कर दिया होगा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे बेटा? BN राव। हम इसे BN राव भी कह देते हैं, तो डी ठीक हो जाएगा इसका प्रश्न। 9वां प्रश्न, ज्वार पैदा करने वाला बल, ठीक है, निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? बहुत जबरदस्त। बेटा ज्वार भाटा का जो मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, और बेटा ये ज्वार भाटा आता है, मुख्य कारण किसके कारण आता है? चंद्रमा के कारण। चंद्रमा सूर्य, ठीक है, और मेन रूप से सबसे ज्यादा अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों तरह रखे तो चंद्रमा के कारण सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, अब बेटा इसका डी आंसर हो जाएगा। दो बलों के बीच का अंतर है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। आप खुद कर सकते हो इसे। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है यानी कहाँ से निकले? देखो बेटा कितने डीप में पूछ लिया है। अरे गंगोत्री से तो होगा ना, यमुनोत्री से नहीं होगा। बेटा ये होता है ए क्षेमागुंग, ठीक है, ग्लेशियर। आप इसे याद कर लेना बेटा। बेटा आपने यही पढ़ा होगा कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से। बेटा मानसरोवर झील के पास एक मानसरोवर झील है, वहाँ के पास की एक जगह है, उस जगह का नाम बेटा ये है। और बेटा ये किस जगह है? ये चीन यानी तिब्बत में है। आप इसे भी याद कर सकते हो। बेटा ये घर दिया था बेटा, एक स्टूडेंट है उमाशंकर ने इसका बिल्कुल आंसर सही दिया था। देखो टाबिन टैक्स से संबंधित है, तो बेटा टाबिन टैक्स संबंध किसे? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से। बेटा ऐसे प्रश्न बड़े जबरदस्त होते हैं, ये बोनस पॉइंट होते हैं। अगर आप सही कर आते हो तो सी इसका ठीक हो जाएगा। बेटा देखो इससे बढ़िया प्रश्न कौन हो सकता था? निम्न में से किन्हें ऐतिहासिक उद्देश्यों को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? किसने ऐतिहासिक उद्देश्य संविधान में प्रस्तुत किया? तो आप कमेंट में आंसर दें। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेटा एक लाइक तो आप ज़रूर कर दिया करें। ओके, बाय बाय।